हेलो एंड वेलकम। JKSSB सुपरवाइजर का आज है लेक्चर नंबर 9 और आज के इस लेक्चर में हम आपको कराएंगे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाडली बेटी स्कीम के ऊपर। मैंने आपको लाडली बेटी स्कीम लेक्चर 8 में पढ़ाया हुआ है, वो जाके देख लो, तभी जाके आज के ये 40+ क्वेश्चंस जो है वो बड़े इजी आपको लगेंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आप लाडली बेटी स्कीम का उठा लो, चाहे इंटरनेट से या चाहे कोई बुक से। अगर वो क्वेश्चन सही है तो वो क्वेश्चन आप सारे के सारे कर सकते हो, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 8 देखा हुआ है लाडली बेटी स्कीम पे। चलिए आज हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं, सुपरवाइजर या कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिखो उस बैच का नाम। जैसे इस व्हाट्सएप पे आप सुपरवाइजर लिखेंगे तो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर सुपरवाइजर बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। देखिए, लाडली बेटी स्कीम मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में ये सारा पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। और आज जो हम 40+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। JKSSB वैसे ही क्वेश्चंस आपको पूछेगा जैसे क्वेश्चंस आज आप इस वीडियो में करने जा रहे हो। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी चीजें आपको कवर हो जाएं, ठीक है? ओके, चलिए करते हैं हम स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। लाडली बेटी स्कीम वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2015। देखिए, सितंबर 2015 में ये लाडली बेटी स्कीम लॉन्च हुई है, इस बात को, डेट को याद रखना। और ये स्कीम को लॉन्च किसने किया? बताइए। लॉन्च किया सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो तब थे चीफ मिनिस्टर, मुफ्ती मोहम्मद सईद है सही जवाब इसका। सितंबर 2015 में इन्होंने लॉन्च की, लेकिन 1 अप्रैल 2015 के बाद जो भी गर्ल चाइल्ड था उस गर्ल चाइल्ड के लिए यह स्कीम थी। ओके, जो भी गर्ल चाइल्ड इसके बाद बॉर्न हुई। ओके, लाडली बेटी स्कीम इज विच टाइप ऑफ स्कीम? कौन सी टाइप ऑफ स्कीम है ये है स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम या स्टेट स्कीम। ये सही जवाब है इसका। ये सारे क्वेश्चंस बड़े इजी हैं अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छी तरह देख लिया। फंडिंग पैटर्न बताइए, पैसा कौन देता है इस स्कीम के अंदर? गवर्नमेंट देता है, लेकिन कौन सा गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो 100% स्टेट फंडिंग देगा। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती तो आधा आधा देता, सेंट्रल आधा स्टेट आधा, कुछ वो। लेकिन ये है स्टेट स्कीम, तो स्टेट की स्कीम है ये, तो 100% स्टेट फंडिंग करेगा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ लाडली बेटी स्कीम इज, कौन सी एजेंसी लाडली बेटी स्कीम को इंप्लीमेंट करती है? बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स आप बनने जा रहे हो। लाडली बेटी स्कीम इज एप्लीकेबल टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK-UT? JNK-UT है, यहां पे कश्मीर डिवीजन नहीं है, जम्मू डिवीजन नहीं है, JNK-UT है, तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेबल है। और बताइए यहां पे 4 में से कौन से डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल है? श्रीनगर। देखो, श्रीनगर और जम्मू दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ये एप्लीकेबल है। देखो अगर हम कश्मीर की बात करें, आपको याद होगा श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा। और जम्मू में कौन कौन सा है? जम्मू डिवीजन में है जम्मू, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है ना? आपको बताऊं ये कैसे याद रख सकते हो आप? ये कैसे याद रख सकते हो? आपको क्या लगता है कैसे आप याद रख सकते हो? देखो, अगर ये JNK का मैप है, याद रखो मैप से। आपको पता है नीचे पंजाब के साथ मिलता है कठुआ, और कठुआ के बाद ऐसे सांबा के बाद ऐसे जम्मू। अगर आप रेलवे देखेंगे यार, रोड जो है वो ऐसे ही चलता है, कठुआ से, सांबा से, जम्मू। ये 3 याद रखा, ये जम्मू डिवीजन में 3 आ गए। फिर एक यहां पे एक अलग है किश्तवाड़, वो याद रखना, किश्तवाड़। लेकिन अगर ऐसे ही आप रेलवे देखेंगे, जो मैंने आपको रेलवे पढ़ाया था JNK का, वो भी लेक्चर आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप वो देख लो। या जो भी रोड है वो आप देख सकते हो। अब अगर कश्मीर की हम बात करें तो हम जम्मू डिवीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपने याद रखे ना। सॉरी, किश्तवाड़ यहां नहीं, यहां पे किश्तवाड़, सॉरी किश्तवाड़। तो अगर आप जम्मू डिवीजन के 4 याद रखे ना, देखो कठुआ, सांबा, जम्मू, ये 3 है ना आपके रेलवे पे, रोडवे पे, ठीक है। और किश्तवाड़ भी याद रखना जो अलग से है, ये 4 है जम्मू के। अगर कश्मीर का देखेंगे आप मैप पे तो साथ साथ ही है, चारों के चारों साथ साथ ही है। आप याद करिए कौन कौन सा है। एक है आपका अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, श्रीनगर। आप देखो अनंतनाग, सबसे पहले रेलवे लाइन स्टार्ट होती है कश्मीर डिवीजन में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है ना, ठीक है ना? अनंतनाग, बानिहाल तो आता है जम्मू के साथ, बानिहाल के उधर आता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो अनंतनाग रेलवे आप पढ़ लो, जो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया कुछ दिन पहले ही। अनंतनाग के बाद आता है पुलवामा, पुलवामा के बाद आता है श्रीनगर, अनंतनाग के बाद पुलवामा, पुलवामा के बाद श्रीनगर, और श्रीनगर के साथ ही है बडगाम।
तो ये अगर आप रेलवे देखेंगे ना, या जो रोड जाता है ना, अनंतनाग के बाद पुलवामा जाता है, पुलवामा के बाद कहां जाता है बताए? पुलवामा के बाद श्रीनगर जाता है, श्रीनगर के बाद कहां जाता है? बड़गाम। तो ये चारों साथ साथ आपको मिलेंगे। अगर आप मैप भी देखेंगे ना, JNK का मैप, तो आपको ये साथ साथ ही देखेंगे, अनंतनाग के बाद पुलवामा के बाद श्रीनगर के बाद बड़गाम, ठीक है ना। तो ऐसे ही रेलवे भी जाता है। मेरा रेलवे वाला लेक्चर देखो, आप कनेक्ट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है, तो साथ साथ है कश्मीर में, और जम्मू में भी 3 डिस्ट्रिक्ट साथ है, लेकिन एक किश्तवाड़ थोड़ा सा अलग है। बस जम्मू और श्रीनगर खास डिस्ट्रिक्ट है, दोनों में एप्लीकेबल है, तो यहां पे श्रीनगर है, याद रख लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाडली बेटी स्कीम इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर डिवीजन? कश्मीर डिवीजन में बताया, तो कश्मीर में श्रीनगर है, ठीक है ना। और क्या क्या बोला था? अनंतनाग से रेलवे जाता है, पुलवामा से रेलवे जाता है श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद बड़गाम, ठीक है ना। बड़गाम का रेलवे स्टेशन है ना श्रीनगर के बाद। तो बस ये आप याद रखो, बस, ठीक है। चारों के चारों साइड बाय साइड है। उसके बाद लाडली बेटी स्कीम, लाडली बेटी स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK UT? बताइए कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? जम्मू में भी है, अनंतनाग में भी है, किश्तवाड़ में भी है, उधमपुर में एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बोला था, अगर आप मैप देखेंगे, कठुआ, सांबा, जम्मू, ये 3 ही मैंने बोला जम्मू डिवीजन से। फिर आगे उधमपुर रोड पे नहीं जाना, या रेलवे उधमपुर नहीं सोचना, बस यही 3 है, और किश्तवाड़ अलग से। थोड़ा सा मैप से अगर आप याद रख सकते हो, याद रख लो। मैप से भी चीजें बहुत बार याद रहती है। बेनिफिशियरी ऑफ लाडली बेटी स्कीम इज, बताइए लाडली बेटी स्कीम की बेनिफिशियरी कौन है? गर्ल चाइल्ड बॉर्न ऑन और बिफोर, नहीं बिफोर नहीं, आफ्टर होता हम काम चला लेते। गर्ल चाइल्ड बॉर्न इन 2014 तो बहुत पहले है, 2015 से पहले, तो ये भी एक किस्म का बिफोर ही हो गया, बिफोर 2015 हो गया। बिफोर नहीं, आफ्टर, 2015 के बाद। हाँ, ये सही है। गर्ल चाइल्ड बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015, तो यही सही है। उसके बाद एलिजिबिलिटी बताइए इस स्कीम की। एलिजिबिलिटी क्या है? गर्ल चाइल्ड बॉर्न ऑन और आफ्टर, हाँ ऑन और आफ्टर सही है, 1 अप्रैल 2015 डेट सही है। और जो जिस गर्ल चाइल्ड ने रिसीव किया है सैंक्शन लेटर फ्रॉम CDPO, ये भी सही है। क्वेश्चन अगर आए, सैंक्शन लेटर किससे रिसीव करते हैं? CDPO से ही। CDPO, ओके। CDPO के अंदर होते हैं सुपरवाइजर्स, और आपके अंडर होंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स। वो सारी चीजें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है लेक्चर में। ये तो सही है। गर्ल चाइल्ड शैल बी द रेजिडेंट ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK UT। विचार कौन कौन सा आप देखना पड़ेगा, ये सही है कि नहीं, पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। श्रीनगर भी है, अनंतनाग भी है, बड़गाम भी है, ठीक है ना, और पुलवामा भी है। ओके ओके, ये तो 4 हुए कश्मीर के, ठीक है। जम्मू भी है, कठुआ भी है, सांबा भी है, किश्तवाड़ भी है। सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गर्ल चाइल्ड बॉर्न टू पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज लेस देन, हाँ ये भी तो सही है। सोर्सेज, जो हर एक सोर्स से इनकम होनी चाहिए, लेस देन 75,000, सब कुछ सही है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबोव। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिजिबिलिटी ऑफ लाडली बेटी स्कीम? एलिजिबिलिटी ऑफ लाडली बेटी स्कीम बताइए कौन सा है? हाँ, ये भी एलिजिबिलिटी थी, ये भी एलिजिबिलिटी थी, बस फर्क क्या है? फर्क है क्वेश्चन फ्रेमिंग में। तो आपको एक कंप्रहेंसिव अंदाज में जो मेरा लेक्चर है उसको देख लो, बस फर्क है फ्रेमिंग में, थोड़ा सा आप देख लो, यहां पे आप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी पे यही है। गर्ल चाइल्ड बॉर्न BORN बॉर्न ऑन और आफ्टर, ठीक है, आफ्टर और ऑन 1/4/2015, हाँ 1 अप्रैल 2015, ये भी सही है, जैसे ऊपर लिखा था 1 अप्रैल 2015, तो ये भी सही है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड शैल बी लेस देन 75,000 फ्रॉम ऑल्सो, ये भी सही है। बोथ A एंड B, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, ठीक है, ओके। हालांकि जो क्वेश्चन है अलग अलग अंदाज से आते हैं, यहां पे अगर लिख लेते ये जिसको सैंक्शन लेटर मिला CDPO से, तो ज्यादा हम बहुत अच्छी तरह A एंड B देते। तो आपका जो JKSB क्वेश्चन पूछेगा उनसे भी गुजारिश है कि क्वेश्चन फ्रेम किया करो बहुत अच्छी तरह से, और जिसने ये क्वेश्चन बनाए हैं उससे भी गुजारिश थी मेरी कि यहाँ पे पूरा का पूरा लाइन लिख लेते तो क्या हो जाता, कंफ्यूजन नहीं हो जाता। वैसे भी इसका आंसर है बोथ A एंड B, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ओके। चलो, पूरी की पूरी लाइन का मतलब है कि यहाँ पे अगर लिख लेते सैंक्शन लेटर जिसको मिला CDPO ऑफिस से, तो बस ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी इसका आंसर है बोथ A एंड B। Which of the following is the objective of लाडली बेटी स्कीम? बताइए लाडली बेटी स्कीम का ऑब्जेक्टिव। टू गिव जॉब्स टू गर्ल्स ऑफ JNK, जॉब देने, अरे नहीं जॉब कहां देने हैं,
टू अरेस्ट डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो, हाँ ये तो सही है, ये तो सही है। तो आप ये सही है टिक करके आगे चले जाएंगे, नहीं पूरा क्वेश्चन देख लो। टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन फॉर पेरेंट्स एट मैरिज ऑफ द गर्ल, एट मैरिज टाइम ऑफ द गर्ल, तो गर्ल चाइल्ड का जो मैरिज टाइम होगा उस पे फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस करना, ये भी तो सही है। ये दोनों के दोनों सही है, बोथ बी एंड सी सही है हमारा ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। तो डी है हमारा सही, क्योंकि बी और डी, बी और सी भी दोनों के दोनों सही है। फीमेल सेक्स रेशो और बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन कम करना पेरेंट्स पे, दोनों यही दोनों है एम या ऑब्जेक्टिव लाडली बेटी स्कीम के। व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट क्या है लाडली बेटी स्कीम का? 1,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, पर मंथ भी ठीक है, 1,000 रुपए और पर मंथ, पर ईयर नहीं, पर मंथ, ठीक है। विल बी मेड बाय द जे के गवर्नमेंट देगा, ठीक है, टू द रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द गर्ल। हाँ, आरडी में जाएगा, आरडी में, वो तो फिर बाद में बनेगा फिक्स्ड डिपॉजिट, क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट, वो तो बाद में बनेगा, लेकिन आरडी में ही जाएगा हर महीने 1,000 और जे के गवर्नमेंट देगा, ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को, ऑफ द गर्ल चाइल्ड फॉर 21 ईयर्स, यहां पे 21 ईयर्स लिखा है, नहीं, 1,000 सिर्फ 14 सालों के लिए देंगे। आरडी सिर्फ 14 ईयर्स तक ही होता है रिकरिंग डिपॉजिट, और 14 ईयर्स तक ही गवर्नमेंट 1,000 देगा, फिर बाद में वो फिक्स्ड उसको बनाएंगे और उसका पैसा बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी चढ़ेगा। जो मैंने आपको बोला, क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ना। तो ये गलत है, यहां पे 21 ईयर्स लिखा है, नहीं, गवर्नमेंट देगा सिर्फ पैसा 14 ईयर्स के लिए। दूसरा देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1,000 पर मंथ, हां, पर ईयर नहीं लिखा है, पर मंथ ही लिखा है, ठीक है, यहां तक। विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी गलत है। तो जैसे ये 21 ईयर्स, ये भी गलत है, ठीक। कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1,000 पर मंथ, सब कुछ ठीक है, पर मंथ ठीक है। विल बी मेड बाय द जे गवर्नमेंट, हाँ, जे गवर्नमेंट देगा, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। टू द क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट, नहीं, क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट नहीं, रेकरिंग डिपॉजिट, और वो भी 14 साल के लिए, ये बात सही है। क्यूमुलेटिव टर्म ऑफ द गर्ल चाइल्ड फॉर 40 ईयर्स भी ठीक था, लेकिन क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट में इसकी वजह से ये गलत हुआ। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे लेक्चर देखने वाले के लिए 0 डिफिकल्टी है, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1,000 पर मंथ, हाँ, पर मंथ 1,000 रुपए, ठीक है, जे के गवर्नमेंट देगा, ठीक है। टू द रेकरिंग डिपॉजिट, हाँ, रेकरिंग डिपॉजिट ठीक है, क्योंकि पहले रेकरिंग डिपॉजिट बनाता है कौन? वो तो बनाता है गर्ल का पेरेंट जो भी होगा, ओके। ऑफ द गर्ल फॉर 14 ईयर्स, ये भी ठीक है। तो रेकरिंग डिपॉजिट में 14 साल के लिए 1,000 जे के गवर्नमेंट देता है, चारों बातें याद रखना। तो ये सही है, डी सही है। कैसे? 1,000 पर मंथ जे के गवर्नमेंट देता है, रेकरिंग डिपॉजिट में डालता है, और 14 साल के लिए डालता है। ये सारी बातें सही है, डी सही है। जबरदस्त क्वेश्चन था, मुश्किल था, लेकिन आपके लिए नहीं। उसके बाद टोटल कंट्रीब्यूशन जो जे यूटी गवर्नमेंट देगा 14 ईयर्स के, हाँ, जे यूटी गवर्नमेंट जो है 14 साल के लिए आरडी में पैसा भरेगा, रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा भरेगा। टोटल कितना पैसा भरेगा 14 साल के लिए बताइए? 1,68,000, ये है सही। 6.5 लाख मिलेगा लास्ट पे, मैच्योरिटी पे, 21 साल के बाद, ओके। 1,000 रुपए भरता है जे के गवर्नमेंट 14 साल के लिए, और ₹12,000 तो कुछ, 12,000 एक साल में जमा हो जाएगा, चलो। लेकिन इसका सही जवाब क्या है? ये है सही जवाब, 1,68,000। बताइए इनमें से कौन सा है करेक्ट? अच्छा, नो क्रेडिट अदर देन मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1,000 बाय द जे इज अलाउड इन फेज 1। बोलता है कोई भी दूसरा पैसा नहीं डाल सकता, मंथली कंट्रीब्यूशन कोई भी नहीं कर सकता फेज 1 में, रेकरिंग डिपॉजिट में, फेज 1 में, अदर देन जे के। मतलब कि ये बोल रहा है सही। कैसे बोल रहा है सही? बोलता है कोई दूसरा पैसा नहीं देगा, हां, सिर्फ मंथली कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपए देगा जे के गवर्नमेंट। ये तो सही है, जे के गवर्नमेंट 1,000 रुपए देगा, और वो भी फेज 1 में ही देगा, आरडी अकाउंट में ही देगा, सब कुछ तो सही है। नो क्रेडिट अदर देन मतलब कोई दूसरा उसमें पैसा नहीं भरेगा, सिर्फ पैसा भरेगा कौन? 1,000 रुपए पर मंथ मंथली कंट्रीब्यूशन, जे के गवर्नमेंट, मंथली कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपए जे के गवर्नमेंट, फेज 1 में, रेकरिंग डिपॉजिट में, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। तो पहला तो सही है। दूसरा, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन अगर मैंने बनाए तो इसीलिए बनाए क्योंकि मैं चाहता हूं आप मुश्किल को भी आसानी से करो। कल को क्वेश्चन अगर JKSSB ने दिमाग सेट किया, हम डिफिकल्ट पेपर डालेंगे तो फिर क्या वहां पे कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मुश्किल के लिए भी तैयार होंगे
तो आपको सब कुछ इजी लगने वाला है। मुश्किल अगर है कुछ क्वेश्चंस तो आप इसको करो दिमाग लड़ा के। दूसरा क्या है बताइए? दूसरा है, ये तो सही है सर, ये तो सही है, ये तो सही है। दूसरा क्या है? जब मैच्योरिटी होगा फेज वन का मतलब 14 साल वाला रेकरिंग डिपॉजिट वाला जो फर्स्ट 14 ईयर्स है, जब ये मैच्योर होगा द अकाउंट विल ग्रेजुएट टू फेज टू। हाँ, अकाउंट जाएगा फेज टू में। जो फेज टू होगा क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट अकाउंट होगा। ये भी तो सही है। पहले रेकरिंग डिपॉजिट होता है फेज वन में, फेज टू में क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट होता है। सही तो है सर। अब इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव ही आंसर आएगा। इसका मतलब यही है, ऑल ऑफ द अबव ही आंसर आएगा। लेकिन फिर भी हम सी भी देखते हैं। नो पार्शल ड्रास और फोरक्लोज, ये भी तो सही है। किसी भी फेज में, एनी फेज, चाहे 1 हो या 2 हो, ना ही आप पार्शियल पैसा ड्रॉल कर सकते हो, निकाल सकते हो, ना ही आप अकाउंट को बंद कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अकाउंट खोला, ना उसमें पैसा डाल सकते हो, ना निकाल सकते हो, ना बंद कर सकते हो, कुछ भी। आप ना आधा पैसा विड्रा कर सकते हो, ना पूरा पैसा विड्रा कर सकते हो, ना खुद ये लड़की पैसा विड्रा कर सकती है या डाल सकती है। कुछ भी नहीं कर सकते आप इसमें। 21 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऑल ऑफ द आंसर है। सिर्फ क्या कर सकते हैं? आरडी अकाउंट आपने पेरेंट ने खोला, सब कुछ ठीक हो गया, सैंक्शन वैक्शन मिल गया, तो पैसा गवर्नमेंट डालेगा हजार 14 साल के लिए, और 14 साल के लिए फिर ये ग्रेजुएट हो जाएगा अनदर फेज में, दूसरे फेज में क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट में। तो 21 साल जब हो जाएंगे तब जाके पैसा मिलेगा। 21 साल भी नहीं पूरे। कोई क्या है, ऐसी बच्ची है जो 3 साल की है, अभी वो फॉर्म भरेगी, अभी वो अप्लाई करेगी, उसके लिए 21 साल नहीं, 21 ईयर्स ऑफ एज नहीं होगा। उसके लिए होगा जब पैसा फर्स्ट 1,000 आएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 21 साल। वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, कोई ना कोई क्वेश्चन उस पर भी होगा। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी बेनिफिट ऑफ लाडली बेटी स्कीम विल बी पेड टू द बेनिफिशियरी, बताइए, ऑन द कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज। 14 साल पे तो फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज आपका 7 साल के, 14 और 7 मिला के 21 साल होता है। 21 साल 84 मंथ्स तो हुआ 7 ईयर्स ही, जो 84 मंथ्स है उसका मतलब है 7 ईयर्स ही। ओके, तो आंसर क्या है आपका? अरे पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट कब मिलेगा? मैच्योरिटी ऑफ स्टेज 1 नहीं लिखा है, मैच्योरिटी ऑफ स्टेज 1 नहीं लिखा है, मैच्योरिटी बेनिफिट लिखा है कि पैसा कब आएगा? 21 साल की एज पे आएगा। ओके, बाकी 21 साल में जो भी कंफ्यूजन है ना वो मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट आएगा, 21 साल आपको उस टाइम लगेगा, आंसर आप ऐसे टिक करोगे 21 साल पे, लेकिन उसमें 21 साल नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप देख लेना। द टेन्योर ऑफ फेज 1 ऑफ लाडली बेटी स्कीम इज, बताया टेन्योर क्या है? टर्म कितने सालों के लिए फेज 1 है? फेज 1 14 ईयर्स के लिए, ये फेज 2 है 7 ईयर्स के लिए। 21 ईयर्स पे पैसा मिलता है। ठीक है ना? ओके, टर्म ऑफ फेज 1, हाँ फेज 1 जो है ना, अभी तो 14 साल के लिए आपने आंसर किया, लेकिन कभी कभी ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन भी होता है। टर्म ऑफ फेज 1 ऑफ लाडली बेटी स्कीम इज, यहां पे 14 साल 14 साल कुछ नहीं लिखा है, तो बताइए 1 मंथ बिफोर लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है जब आरडी बनाया, 14 साल के लिए आरडी बना है, जब आखिरी बार 1,000 रुपए डालेगा J&K गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट। आखिरी बार जब J&K गवर्नमेंट 1,000 रुपए डालेगा पर मंथ, जो वो डालता है आखिरी महीने में जब वो 1,000 रुपए डालेगा, ये है लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये लिखता है 1 मंथ बिफोर लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले 1 मंथ नहीं। मैंने आपको पढ़ाया है अच्छी तरह, 1 मंथ आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट लिखा था कि 1 मंथ 14 साल के बाद, मतलब जो लास्ट बार 1,000 रुपए आया आरडी में ही आएगा, 14 साल के लिए आएगा, और इसके बाद 1 महीना प्रोसेसिंग में लगता है, वो मैंने आपको बोला था 1 मंथ आफ्टर। तो सही है, इसका ये है सही जवाब। ओके, उसके बाद यहां पे लिखा है फेज 1 की टर्म कब खत्म होती है, फेज 2 की नहीं लिखा है। फेज 2 लिखा होगा तो शायद ये चलता है 85 मंथ्स आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना? चलो, द टेन्योर ऑफ फेज 2 ऑफ लाडली बेटी स्कीम इज, फेज 2 की टर्म 7 साल की है, 7 सालों के लिए फेज 2 चलता है। ठीक है ना? क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट 7 साल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लाडली बेटी स्कीम इज अ हाइब्रिड डिपॉजिट। हाँ, हाइब्रिड तो है और 2 फेजेस है। लाडली बेटी स्कीम इज करंटली एप्लीकेबल टू 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K यूटी, ये भी सही है, मैंने पहले ही टिक कर ली। अब ऑल ऑफ द आंसर आएगा। टोटल टेन्योर लाडली बेटी स्कीम का 21 साल है। हाँ, टोटल टेन्योर मतलब फेज 1 का भी फेज 2 का भी, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फेज 1, फेज 2 लिखा है, फेज 2 लिखा है, बताइए फेज 2 के बारे में। क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, 7 साल के लिए क्रिएट किया जाता है, ये सही है। फेज 2 के बारे में, फेज 2 के बारे में ये भी सही होगा। कैसे? मैच्योरिटी जो
ऑफ द फेज 2 जो है, जब फेज 2 भी मैच्योर होगा, फेज 1 14 साल, फेज 2 7 साल, जब फेज 2 भी मैच्योर होगा, मतलब 7 साल भी हो गए, मतलब टोटल 21 साल हो गए, अमाउंट अप टू 6.5 लाख इज क्रेडिटेड टू सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। हां, जो 6.5 लाख है वो इस गर्ल चाइल्ड के ही सेविंग अकाउंट में डाला जाता है। जो ये 7 साल भी खत्म हो गए, क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट भी खत्म हो गया, जो टर्म डिपॉजिट भी खत्म हो गया, सारा का सारा पैसा जो गर्ल चाइल्ड है उसके अकाउंट में डाला जाता है, उसके नॉर्मली उसके सेविंग अकाउंट में डाला जाता है। अगर उसका सेविंग अकाउंट नहीं होगा तो वो जाके वो बोले, लेकिन बहुत ज्यादा होता है कि सेविंग अकाउंट तब तक होता है। तो यही एक प्रोसेस है कि जब पैसा होगा तो गर्ल चाइल्ड को ही मिलेगा। तरीका क्या है, उसके सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा सारा का सारा 6.5 लाख। तब तक नहीं मिलेगा, 21 साल तक नहीं मिलेगा, वो नहीं निकाल सकती कुछ भी सेविंग बैंक में, वो सेविंग अकाउंट में वो कुछ भी निकाल सकते। फिर वो फिर चाहे तो आगे फिर से एफडी करा सकती है, वो फिर चाहे तो बाहर निकाल के शादी कर सकती है, वो एजुकेशन के लिए कर सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हां, मकसद था इसको 21 साल पे मिले, इसकी शादी का बर्डन कम हो। फिर उस तक वो है, वो बच्ची तक है फिर कि वो 21 साल के बाद जब उसको मिले तो वो क्या करे आगे, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, या आगे फिर से एफडी बनाए या क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट फिर से बनाए, कुछ भी कर सकती वो उस पैसे का। लेकिन हां, मकसद क्या था, असली ऑब्जेक्टिव क्या था, कि उसकी शादी हो जाए। ओके, नो विड्रॉल इज अलाउड अंडर, हाँ, कोई पैसा आप बाहर नहीं निकाल सकते इन बोथ फेजेस, ठीक है ना, जब तक पूरे के पूरे 21 साल ना हो। तो ऑल ऑफ द वो आंसर आएगा, कोई पैसा नहीं निकाल सकता 21 साल के अंदर अंदर दोनों फेजेस में। लाडली बेटी स्कीम में गवर्नमेंट जो है उसने मैक्सिमम टाइम सेट किया हुआ है, बताइए। हाँ, अब आपने फॉर्म भरा, एप्लीकेशन फॉर्म भरा लाडली बेटी स्कीम के लिए, लेकिन क्या होता था पहले, सालों सालों होते थे, आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं जाती थी। लेकिन अभी टोटल 45 डेज दिए हैं कि जो भी ऑफिसर्स है, जो भी JNK के ऑफिसर्स है, वो 45 डेज के अंदर अंदर लाडली बेटी स्कीम की जो भी एप्लीकेशन है उसको अप्रूव करे, रिजेक्ट करे, जो भी करना है, उसको सैंक्शन दे या ना दे, उसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, ठीक है ना, या उसको या रिटर्न वापस करे कि कुछ गलती है, जो मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई हैं। आपको मैं बताऊं, 15 दिन मिलते हैं CDPO को, और 10 दिन मिलते हैं DPO को, और 20 दिन मिलते हैं DPO को, मिलते हैं DC को, है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया ना, यही तो पढ़ाया। और CDPO जो ऑफिस होता है ना, उसी के अंदर सुपरवाइजर जाके काम करते हैं। CDPO ऑफिसर भी एक होता है, उसी ऑफिसर के नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, और वो CDPO जाते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने ये भी एक क्वेश्चन पूछा था कि सर, अगर कोई लाडली बेटी स्कीम लेगा और उनकी इनकम 75,000 से कम है, लेकिन वो फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल में ये स्कीम चल रही है, उसका गवर्नमेंट जॉब लगा, वो अब उसकी इनकम इतनी नहीं है, अब वो लाडली बेटी स्कीम होगी, चलेगी या नहीं चलेगी, वो कैंसिल कर दी जाएगी। और वो मैं इसी वीडियो के आखिर पे आपको बताऊंगा कैसे होता है, क्योंकि बैंक के पास हर साल आप जाते हो इंफॉर्मेशन देने। कैसे, वो मैंने आपको पढ़ाया था। बैंक के पास हर साल आप जाते हो क्या करने, फॉर्म 15G या 15H सबमिट करने, ताकि आप TDS काटे ना। तो और वहां पे आप वही चीजें बताते हो कि मेरी इनकम कम है, मैं गरीब हूं। मैं बताऊंगा आगे, टेंशन ना लो। हाँ, पेरेंट या गार्डियन जो भी है वो रिसीव करता है सैंक्शन लेटर फ्रॉम, किसके पास सैंक्शन लेटर, किससे वो सैंक्शन लेटर रिसीव करता है, DC से नहीं, DPO से नहीं, CDPO से। CDPO सैंक्शन लेटर देता है, वो सैंक्शन लेटर वो लेके जाता है JNK बैंक। तो कहने का मतलब ये है, गार्डियन या पेरेंट किससे लेता है सैंक्शन लेटर, CDPO ऑफिस से लेता है वो सैंक्शन लेटर, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कीम रिलेटेड टू JNK UT। लाडली बहना नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, दिल्ली की नहीं है, लाडली बेटी स्कीम में बड़ा इजी है। बाकी स्कीम्स कहाँ कहाँ है लेक्चर में मैंने बता दिया आपको। इनकम सर्टिफिकेट जो लाडली बेटी स्कीम की है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, वो अटेस्ट होना चाहिए। किससे, NT से नहीं, CDPO से नहीं, तहसीलदार से। तहसीलदार से याद रखना, तहसीलदार इसका सही जवाब है। फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड, जो पैसा है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द बैंक अकाउंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड थ्रू DBT मोड। मैंने आपको बोला था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका सही जवाब है। कोई बच्चे ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा था डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है सर, नहीं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कोई वर्ड ही नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ठीक है। ओके, और जो बच्चे ने कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा उसका जवाब आपको, टेंशन ना लो आप। तो इसका मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सिंपल तो है।
देखो यहाँ पे आप बताना चाहता हूँ कुछ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी मैंने आपको बोला था, एनआईसी के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये तो मैंने बताया था, लेकिन ये नो योर केवाईसी पता है, केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर का मतलब होता है कस्टमर की डिटेल्स। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हो ना, तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो जो कार्ड लेते हो वही होता है वो आधार कार्ड। जो भी आप फॉर्म भरते हो उस फॉर्म का नाम कभी कभी होता है नो योर कस्टमर, ऊपर लिखा हुआ होता है, या किसी भी तरह से कहीं कहीं जगह पे। नो योर कस्टमर का मतलब होता है जब आप कहीं भी एप्लीकेशन भरते हो तो जो आप डिटेल्स देते हो वो आप कस्टमर हो या किसी भी तरह से, ठीक है ना, डिटेल्स देते हो वो है। रैपिड असिस्टेंट सिस्टम, आरएएस आपने सुना होगा, ये मुझे असली आपको समझाना था, ठीक है ना। बाकी तो आसान है, नो योर कस्टमर वगैरह सबको पता होगा। रैपिड असिस्टेंट सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आरएएस मुझे आपको यहां पे बताना है। ये आरएएस पता है क्या होता है? ये लाडली बेटी स्कीम के अंडर भी है। ये पता है क्या होता है? मान लो गवर्नमेंट ने आपको, जैसे मैंने आपको बताया था 2022 में चीफ सेक्रेटरी जेएंडके जो थे अरुण कुमार मेहता, उन्होंने लॉन्च किया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, जो एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया, जो मैंने आपको लेक्चर में लास्ट में बताया। अब वो आपको बताऊं, डिजिटल सर्विसेज आ गया। अब एक इंसान क्या कर सकता है? ट्रैक कर सकता है अपनी एप्लीकेशन। तो आरएएस क्या है मैं आपको बताऊं, जब गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देता है इंसान को, जब कोई भी सर्विस देता है एक बंदे को, ये बंदा क्या कर सकता है? ये ट्रैक कर सकता है अपनी एप्लीकेशन। मेरी एप्लीकेशन डीसी के पास है, सीडीपीओ के पास है, डीपीओ के पास है, वो एक्सेप्ट हुई, रिटर्न हुई, रिजेक्ट हुई, मेरी एप्लीकेशन किसकी वजह से रिटर्न हुई, रिजेक्ट हुई, वो सारी चीजें अब वो कर सकता है। तो एक मेथड होता है आरएएस। आरएएस का मतलब होता है रैपिड असिस्टेंट सिस्टम। ये क्या है? ये असल में है आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं गवर्नमेंट को। आप अपना स्टेटस ट्रैक करने के साथ साथ फीडबैक भी दे सकते हो गवर्नमेंट को। आप फीडबैक दे सकते हो जो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, ई सर्विस आपने दी, वो अच्छी है, बुरी है, प्रॉब्लमेटिक है, वो अपना फीडबैक डाल सकते हो। तो रैपिड असिस्टेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से जो भी इंसान है वो गवर्नमेंट की सर्विसेज, ई सर्विसेज के बारे में फीडबैक दे सकता है गवर्नमेंट को कि ये सर्विसेज जो है कैसी है। ठीक है, चलो ये भी याद रखना। और यहां पे भी लाडली बेटी स्कीम में भी एक इंसान फीडबैक दे सकता है। दूसरे जो मैंने लेक्चर दिया उसका लास्ट पे मैंने आपको जो बोला अरुण कुमार मेहता का, जो डिजिटल ई सर्विसेज उसने दी, और वहां पे याद रखना कि फीडबैक भी दे सकता है एक इंसान गवर्नमेंट को, किसके जरिए? आरएएस, रैपिड असिस्टेंट सिस्टम के जरिए। नॉट ट्रू लिखा था, नॉट ट्रू लिखा है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल। अरे ये बात तो सही है, नॉमिनेशन तो आप नॉमिनेट नहीं कर सकते, अकाउंट आप नहीं ट्रांसफर कर सकते किसी भी जेंट के दूसरे ब्रांच में। लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ गर्ल चाइल्ड इज अरे ये सही है, क्योंकि यही है नॉट ट्रू, बाकी सही है ना। हमको बताना है कौन गलत है, तो यही है गलत। कैसे? लाइफ सर्टिफिकेट गर्ल चाइल्ड का प्रोड्यूस किया जाएगा हर 3 साल, ये सब कुछ ठीक है, मगर बिफोर सीडीपीओ ऑफिस नहीं, सीडीपीओ ऑफिस में नहीं, या सीडीपीओ ऑफिसर के पास नहीं। सीडीपीओ ऑफिस में सीडीपीओ ऑफिसर भी होते हैं, तो वहां नहीं। याद रखना, मैंने आपको बताया लाइफ सर्टिफिकेट देना है जेएंडके बैंक को। जेएंडके बैंक को लाइफ सर्टिफिकेट देना है 3-3 साल बाद, एवरी 3 साल बाद। मैंने सिर्फ 3 साल नहीं बोला था, मैंने ये भी बोला था एवरी 3 साल बाद, और एट मैच्योरिटी टाइम भी। लेकिन चलो यहां पे भूल गए ये लिखना, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मान सकते हैं। और यही हमारा गलत है ना, हमें यही बताना है ना, नॉट ट्रू। तो ये तो गलत है पूरी तरह से। एक तो पूरी की पूरी लाइन नहीं थी, यहां पे लिखना था 3 years एंड एट मैच्योरिटी भी लिख सकते थे यहां पे लिखने वाले जो पीडीएफ बनाने वाले हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, फिर भी हमें यही बताना है कौन सा गलत है। तो यही तो गलत है। क्यों? क्योंकि सीडीपीओ ऑफिस नहीं, किसी दूसरे के पास नहीं, सिर्फ जेएंडके बैंक में आपको लाइफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी है हर 3 साल बाद कि वो जिंदा है हमारी बच्ची। अगर डेथ होगी और अभी वो 21 साल की नहीं हुई तो सारा का पैसा जाएगा जेएंडके गवर्नमेंट को। ये भी तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमको बोलना था कौन गलत है, तो आंसर है सी ही गलत है। हु शैल प्रोड्यूस लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ द बेनिफिशियरी? कौन देगा लाइफ सर्टिफिकेट जेएंडके बैंक को? जेएंडके बैंक को कौन देगा लाइफ सर्टिफिकेट? आफ्टर एवरी 3 years एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी हो जाए पूरी स्कीम। कौन देगा लाइफ सर्टिफिकेट बताइए? प्रिंसिपल देगा? नहीं, प्रिंसिपल क्यों जाएगा स्कूल का या कॉलेज का लाइफ सर्टिफिकेट देने बैंक में? नहीं, वो क्यों जाएगा? वो अटेस्ट कर सकता है, वो सर्टिफाई कर सकता है, वो अपनी सील दबा सकता है, लेकिन वो क्यों लेगा बैंक पे? गेस्टेड ऑफिसर वो भी अपना सील दबाएगा, अटेस्ट करेगा, लेकिन बैंक पे क्यों लेगा वो? तो ये दोनों गलत है। वो बैंक पे क्यों लेंगे? हु शैल प्रोड्यूस लाइफ सर्टिफिकेट? कौन जाएगा प्रोड्यूस करने लाइफ सर्टिफिकेट बिफोर द कंसर्नड बैंक? जेएंडके बैंक की ब्रांच पे
जो आपकी कंसर्न ब्रांच है। सीडीपीओ भी क्यों जाएगा? वो क्यों जाएगा? सीडीपीओ आपको सैंक्शन लेटर देता है बेचारे, वही तो आपका काम फिर आगे चलाते हैं। लेकिन आप टेंशन न लो, ये देखो, ये है सही जवाब, ये है सही जवाब। बेनिफिशियरी या पेरेंट, या बेनिफिशियरी मतलब खुद गर्ल चाइल्ड भी जा सकती है हर 3 साल बाद, जो ही वो थोड़ी बड़ी हो जाए। चलो बच्चा तो नहीं जा सकता, पेरेंट या गार्डियन। तो कहने का मतलब ये है, ये सही है, या पेरेंट या गार्डियन या खुद गर्ल चाइल्ड मतलब बेनिफिशियरी जाए और वो बैंक पे लाइफ सर्टिफिकेट हर 3 साल बाद और मैच्योरिटी पे प्रोड्यूस करे। लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो कौन अटेस्ट करेगा, सर्टिफाई करेगा? गेस्टेड ऑफिसर करेगा, और बाय द कंसर्न्ड स्कूल कॉलेज टीचर। नहीं 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 नहीं, स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल। ये बात सही है, ठीक है, ओके। लाइफ सर्टिफिकेट शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द बैंक आफ्टर एवरी 3 years एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये भी सही है। अगर ये ऑप्शन होता ही नहीं तब आप ये सही करते, ये थोड़ा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाता। लेकिन 100% ये वाला सही है, आफ्टर 3 years एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो इसी को आप टिक करोगे, ए को आप टिक नहीं करेंगे अगर बी ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी। उसके बाद आरडी जो है लाडली बेटी स्कीम का शैल बी ओपन। कौन उसको ओपन करेगा? उसको ओपन करेगा लीगल या नेचुरल गार्डियन। आरडी उसी को ओपन कर रहा है। कोई पैसा आधा या बंद नहीं कर सकते अकाउंट को ज्यूरिंग एनी सर्कमस्टेंसेस, ज्यूरिंग फेज 1 में या फेज 2 में। अरे दोनों फेजेस में। आप जब दोनों फेजेस जब तक नहीं होंगे पूरे के पूरे 21 साल, पैसा नहीं निकाल सकते। तो दोनों फेजेस में आप पार्शल ड्रावल नहीं कर सकते या पूरी तरह से निकाल के बंद करेंगे, नहीं। तो सी आंसर है इसका दोनों फेजेस में। 2022 में चीफ सेक्रेटरी जो है जेएंडके के, उन्होंने क्या किया? लॉन्च किया एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज फॉर लाडली बेटी स्कीम। ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन कौन थे चीफ सेक्रेटरी उस टाइम पे? बताइए कौन थे? अरुण कुमार मेहता थे, तो उन्होंने नहीं किया। आज कौन है चीफ सेक्रेटरी जेएंडके के? अटल डल्लू। मनोज सिन्हा तो आपके एलजी हैं आज के, और जीसी मुर्मू जो है वो पहले एलजी है जेएंडके के। आज के एलजी जो है मनोज सिन्हा है, सेकंड एलजी है आज के एलजी मनोज सिन्हा। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ फेज 1 ऑफ लाडली बेटी स्कीम। बताइए, फेज 1 का 7 साल है, ठीक है ना? 7 साल है ना? सॉरी 7 साल तो फेज 2 का है, 21 साल तो पूरा का पूरा है। अब मजा आएगा, नीचे आप बताइए आंसर। 1 month आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, यही है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ फेज 1, ठीक है। फेज 2 है 7 साल, मुझे फेज 2 लगा था, यहां पे लिखा है। चलो, कौन सा करेक्ट नहीं है? लाडली बेटी स्कीम इज एप्लीकेबल टू 8 डिस्ट्रिक्ट्स, ये तो सही है। ये हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान है, 2 फेजेस है। बेनिफिशियरी ऑफ लाडली बेटी स्कीम इज बॉय चाइल्ड, नहीं गर्ल चाइल्ड है, तो यही है गलत और यही है नॉट करेक्ट। हमारा यही है, हमें यही ऑप्शन करना है क्योंकि नॉट करेक्ट था। लाडली बेटी स्कीम लॉन्च करी है जेएंडके गवर्नमेंट 2015 में, ये बात तो सही है। इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि हमें बताना था नॉट करेक्ट, बॉय चाइल्ड नहीं होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो मिलेगा कब? कंप्लीशन ऑफ 21 साल ऑफ एज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए मैच्योरिटी बेनिफिट कब पैसा मिलेगा? जब 21 साल हो जाएंगे। 21 ईयर्स ऑफ एज, जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी, उसकी एज होगी 21 साल, तो आप इसी को टिक करोगे। लेकिन पूरा पढ़ो। 21 years आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एज को छोड़ो, कोई बच्ची है वो अभी 3 साल की है, अब वो जाएगी लाडली बेटी स्कीम के लिए, तो वो 21 साल पे उसके पूरे 21 साल नहीं होते हैं। 21 साल पे उसके पूरे 21 साल नहीं होते हैं। 21 साल पे सॉरी, तो जब वो 21 साल की होगी उसके पूरे 21 साल नहीं हुए बैंक में या स्कीम में, उसके 19 ही है, सॉरी उसके 18 हुए, है ना? तो कहने का मतलब बैंक में या स्कीम में उसके 18 हुए ना तो 21 साल में वो उसके अभी 18 ही हुए, तो उसको लगभग 24 इयर्स पे मिलेगा सारा पैसा। तो ये कैसे होगा? 21 इयर्स आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देखो ना, यहां पे कोई 3 साल बाद 4 साल बाद करेगा, तो वैसा नहीं है कि 21 साल पे, उसके 21 साल पे तो 18 साल हुए। तो कहने का मतलब ये है, इसका आंसर ये भी है। कैसे? 21st ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जब गवर्नमेंट पहली बार 1000 रुपए देगा, आरडी में भरेगा, पहली बार जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरेगा, उससे लेके 21 इयर्स। हाँ, ये भी सही है। या कभी कभी लास्ट में गवर्नमेंट ना इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं देता अपने टाइम पे, तो इन्होंने क्या रखा है 85 मंथ्स आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। कभी कभी क्या गवर्नमेंट नहीं डालता पैसा लास्ट इंस्टॉलमेंट, 14 साल
पे डालना है, लेकिन 14.5 साल लग सकते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट में डिले हो गया, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में डिले होगा। फेज 2 जब आएगा, फेज 2 में 85 मंथ्स होंगे, 85 मंथ्स आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। फेज लास्ट इंस्टॉलमेंट 14 साल या 14.5 साल भी हो सकता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन 85 मंथ्स आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, तो कहने का मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये सही है। ए या बी या सी, विच एवर इज लेटर, जो लेटर है, विच एवर इज लास्ट, जो लास्ट पे है 21 साल, या ये जो लास्ट पे है, जो आखिर पे है, विच एवर इज लेटर फॉर द बैंक, जो बैंक के लिए सबसे आखिरी है। नहीं तो बैंक बोलेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट साहब आरडी में सेकंड फेज में डालना था कितने 85 मंथ्स के लिए या 84 मंथ्स के लिए या साल के लिए डालना था आरडी में, लेकिन आपने फेज 1 में पैसे डाले ही नहीं, हम कैसे वो निकाल के फेज 2 में डाले, और इंटरेस्ट कैसे हम आपको दें, क्योंकि आपने तो बराबर 14 साल के लिए डाले नहीं पैसे। ये बैंक गवर्नमेंट को बोलेगा, देखो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा गवर्नमेंट साहब, आप हजार डाल रहे हो 14 साल के लिए, लेकिन आपने अपनी टाइम लिमिट बराबर नहीं किया, आपने 14 साल के बदले 14.5 साल लिए। और गवर्नमेंट ऐसा करता है, जो भी लाडली बेटी स्कीम के उनको पता होगा, उनको हर महीने नहीं आता, उनको कभी कभी 3-4-5 महीने बाद एक साथ 5,000 आते हैं। तो बैंक बोलेगा गवर्नमेंट को, देखो आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट ये किया है, अब हम गिनेंगे 85 मंथ्स, क्योंकि हमारे 7 साल हुए 84 मंथ्स और 1 महीना तो लास्ट में लगता ही है, अब हम गिनेंगे 85 मंथ्स, तब जाके हम पैसा देंगे। विच एवर इज लेटर, यही है हमारे लिए लास्ट, क्योंकि आपने लेट किया, हम क्या करें, बैंक बोलेगा गवर्नमेंट को। तो ये आप तरीका एक है समझाने के लिए आपको। 85 मंथ्स आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट का मकसद क्या था, ए और बी और सी, विच एवर इज लेटर, ये है इसका सही जवाब। लास्ट में, सबसे लास्ट पे जो होगा बैंक के लिए, तब जाके बैंक पैसा देगा, क्योंकि बैंक अपना नुकसान नहीं करेगा, उसका इंटरेस्ट तभी जमा होगा ना। ओके, इन अ लाडली बेटी स्कीम फॉर्म 15H कैन बी सबमिटेड बाय, हाँ 15H कौन भरेगा, मैंने आपको बोला था फॉर्म 15G होता है, 15H होता है। 15H बनता है 60 साल के बाद जो है अबोव 60 ईयर्स ऑफ एज, गार्डियन अबोव 60 ईयर्स ऑफ एज। पता है कैसे याद रखोगे, ABCDEFG, पहले G आता है फिर H आता है, 15G 15H, G के बाद H आता है, तो G हुआ 60 साल के नीचे, H हुआ 60 साल के ऊपर। ABCDEFG, G और H आता है, G मतलब पहले, H मतलब बाद, तो 60 साल से पहले G, 60 साल के बाद H। लाडली बेटी स्कीम में बताइए, जो गार्डियन है, बेनिफिशियरी है, वो 15G 15H भरता है फॉर्म एज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो बैंक को देता है, J&K बैंक को जाके वो देता है। देखो जो पहले जो क्वेश्चन पूछा था ना किसी ने, कि अभी मैंने लाडली बेटी स्कीम ली लेकिन मेरी इनकम कम थी, कल को मैं लगा कोई ऑफिसर, या कल को मैंने कोई एग्जाम JK SSB का क्वालिफाई हुआ, मैं सुपरवाइजर बना या कुछ भी बनी, तो कल को हमें गवर्नमेंट जॉब मिला। अब मैं ये लाडली बेटी स्कीम जो है, ये मेरे लिए चलेगी या नहीं चलेगी। मान लो इस स्कीम के लिए 5 ही साल हुए, 6 साल हुए, 7 साल हुए, 8 साल हुए, 9 साल हुए, 10 साल हुए, 2 साल हुए, कुछ भी, 14 साल हुए, कुछ भी। तो अब मसला ये होगा, अब टेंशन ये है कि क्या ये चलेगी। अब देखो यहां पे बैंक को आपको हर साल बताना है कि मैं गरीब हूं, बताना है कि मेरी 75,000 से कम इनकम है, ये आपको बैंक को बताना, ये तरीका इन्होंने इसीलिए अपनाया है। और इतना ही नहीं, आपके आंगनवाड़ी वर्कर जो है, हेल्पर जो है, अगर उन वर्कर और हेल्पर को यह पता चला कि आप गवर्नमेंट जॉब लगे, आपने लाडली बेटी स्कीम ली, उस टाइम आप गरीब थे, लेकिन फिर आपका गवर्नमेंट जॉब लगा, आप अमीर हो गए, तो सुनो, ये बैंक में तो आप ये करोगे ही करेंगे जो हर साल आप बताओगे, लेकिन आपके आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर क्या करेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे सुपरवाइजर को, जैसे आप सुपरवाइजर जाके इन्फॉर्म करेंगे CDPO को, और CDPO ऑफिस में फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा इसकी कैंसिलेशन के लिए। वेरिफिकेशन होगी, उसको प्रूफ अपना देना होगा, उसको बुलाया जाएगा, और वेरिफिकेशन के बाद अगर उनको पता चला कि इसकी जॉब लगी है सच में, अब ये 75,000 से कम की इनकम नहीं कमाता, अब तो ये अमीर हो गया, अब इसको किस लिए लाडली बेटी स्कीम है, तो किसी भी स्टेज पे, सुनो इस बात को, किसी भी स्टेज पे लाडली बेटी स्कीम कैंसिल करा दी जाएगी। इतना ही नहीं, अब सुनो बैंक कैसे आपसे हिसाब लेता है। आप फॉर्म 15 या फॉर्म H, जो 60 साल के नीचे है G भरेगा, 60 साल के ऊपर है H भरेगा, वो जाएगा बैंक में सबमिट करने के लिए। ये बैंक में, J&K बैंक में, वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। वो आप वहां पे क्या बताते हो कि भाई मैं गरीब हूं, आप डिक्लेयर करते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन। आप बताते हो मुझे डिडक्ट मत करो, क्या, मुझे डिडक्ट मत करो TDS, मुझे डिडक्ट मत करो TDS ऑन जो मुझे इंटरेस्ट इनकम इसके ऊपर आता है। बैंक तो भरता है पैसा, गवर्नमेंट तो पैसा भरता है हजार, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट भी जमा होता है, मुझे आप डिडक्ट मत करो, वो इंटरेस्ट पे अगर टैक्स लगेगा। TDS का मतलब होता है टैक्स,
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये गवर्नमेंट पहले से ही टैक्स काट लेता है जब गवर्नमेंट को लगता है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया और शायद ये टैक्स स्लैब में आता है, बाद में इंटरेस्ट नहीं देगा, हम पहले से थोड़ा सा इंटरेस्ट काट लेंगे, फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये कहानी टेंशन ना लो, टीडीएस अगर किसी को समझ नहीं आया टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, इतना दिमाग में डाल दो कि ये होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये शॉर्ट में बैंक में जब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो टैक्स काटा जाता है, इंटरेस्ट का टैक्स। लेकिन यहां पे आपको हर साल ये करना है, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H डालना है बैंक में, बताना है कि मैं गरीब हूं, मुझे 75,000 से कम कम इनकम है, मैं टैक्स स्लैब में नहीं आता हूं, मैं गरीब हूं और मेरी इनकम इज बेस बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन, मतलब मेरी इनकम बहुत कम है। यहां पे आप हर साल आते हो, एवरी ईयर ये होता है, और बैंक में ये फॉर्म भरते हो ये बताने के लिए कि मैं गरीब हूं, और यहीं पे क्लियर हो जाएगा क्या आपको गवर्नमेंट जॉब अगर मिला तो अब आप ये नहीं कर सकते ये फॉर्म अप्लाई। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिला आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। आप देखो ना, आप वहां से भी फंस जाओगे, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, और फिर आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है कि आपने क्यों डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, आप ये बोलोगे देखो मुझे टैक्स मत करो, मैं गरीब हूं, मैं 75,000 से कम आता हूं, बेसिक एग्जेम्पशन से आता हूं, बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन इनकम, आप मेरी इनकम पे टैक्स मत, आप मेरी इंटरेस्ट पे टैक्स मत काटिए। तो ये इसका आंसर है टैक्स डिडक्टेड सोर्स। लेकिन मकसद ये है कि आप अगर अमीर बनते हो, कल को गवर्नमेंट जॉब लगता है, तब आप ये नहीं कर सकते, आपको पैन नंबर भी देना पड़ता है, पता चल जाता है बहुत सारे, और आपके ऊपर एक्शन भी होगा, ठीक है। तो जो लोग भी लाडली बेटी स्कीम के लिए अप्लाई करे हैं, बाद में उनको अगर गवर्नमेंट जॉब लगा है तो जाके बताओ पहले ही सीडीपीओ ऑफिस को, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, कि अब हम इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे। आप सोचो कि पता नहीं किसी को चलेगा, वो तो फिर आपकी अपनी कॉल है, लेकिन हाँ मुझे लेक्चर में बताना था, प्रॉब्लम हो सकती है। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स शैल नॉट बी डिडक्टेड एज लॉन्ग एज गार्डियन, ये पैसा नहीं डिडक्ट होगा एज लॉन्ग एज गार्डियन या बेनिफिशियरी कोई भी प्रोवाइड फॉर्म 15G और फॉर्म 15H एवरी ईयर। किसको प्रोवाइड करेगा? टू J&K बैंक। अब हाँ सॉरी दूसरा, और उसको वैलिड पैन होना चाहिए, क्योंकि पैन से ही पता चलेगा, पैन नंबर से ही पता चलेगा आपकी टोटल इनकम कितनी है अलग अलग बैंक में या बाकी चीज़ें, और पैन से ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो एंड हैज़ अ वैलिड पैन, तो इसका दोनों सही जवाब है, ठीक है। ये तो गलत है, एवरी ईयर नहीं एवरी ईयर, इसका ये सही जवाब है बोथ। इसीलिए क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ा करो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है, करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है बताइए। मिनिमम एज फॉर दिस स्कीम इज 21 ईयर्स, ये बात सही है। मिनिमम एज फॉर दिस स्कीम बेनिफिट, जब ये स्कीम बेनिफिट आपको मिलेगा, आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स। अगर गर्ल मर जाए तो पैसा जाता है पेरेंट्स को नहीं, वो J&K गवर्नमेंट को जाएगा। स्कीम जो है ना वो फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स का कम करता है, ये तो ठीक है, मगर फॉर एजुकेशन लिखा है नहीं, स्कीम का मकसद है फॉर मैरिज ऑफ द गर्ल चाइल्ड, मैरिज टाइम जो गर्ल चाइल्ड का है उसका फाइनेंशियल बर्डन कम करना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऊपर वाला ही सही है। तो आंसर आएगा ओनली ए इज करेक्ट, इसका सही जवाब ये है ऑप्शन 1, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन रह गया, कोई कंफ्यूजन रह गया। बताना कि कैसा लगा ये लेक्चर, और अब हम आपको कल पढ़ाएंगे जो आपका दूसरी स्कीम है। ओके बाय।